स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज हम वेट से स्टार्ट करेंगे। वेट क्या होता है वैसे? मैम mg। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो वेट होता है हमारे पास m इंटू जी। m क्या है? मैम मास। गुड G क्या इवनिंग है? मैम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मैम फोर्स। फोर्स। तो वेट हमारा फोर्स है। अब वो फोर्स कौन सा है? ये एक फोर्स ऐसा फोर्स है जो अर्थ बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है। वो अट्रैक्शन जिस फोर्स में कन्वर्ट होती है उसी को कहते हैं वेट। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है, वो अल्टीमेटली अर्थ है कि उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी जिसके कारण वो नीचे गिरेगा। वो जो फोर्स है वो क्या होता है? हमारा वेट हो जाता है। जो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वो फोर्स है जो ग्रेविटी के कारण कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर पाता है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे पास यहाँ पे अर्थ है और ये इसका सेंटर है, तो ये जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा या अवे फ्रॉम द सेंटर? मैम क्योंकि ये फोर्स क्या चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिराएं। तो अगर कोई आप सॉलिड बॉल लो, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वेट जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है और उसकी वैल्यू होती है mg। So the weight of an object of mass m near the surface of the earth is mg। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि अर्थ से कांटेक्ट हो, कुछ हाइट ऊपर जब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा था वो भी हमारे पास एक्सपीरियंस कर पाएगा ये फोर्स। ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ यूनिट्स आते हैं फोर्स की। तो सबसे पहले मेन एसआई यूनिट है न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायन। और आप लोग पहले ही बता चुके हैं एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10 raised to power 5 10 की पावर 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डायन को मैं कैसे लिखूंगी? जैसे किलोग्राम लिखते हैं, सेंटीमीटर। मैम ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। मैम ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर किस में आएगा ये बताओ? मैम सेंटीमीटर में -2। सेंटीमीटर में आएगा माइनस? मैम सेकंड में। सेकंड में आएगा। तो हमारे पास जैसे हम नॉर्मल केस में बात करेंगे तो हमारे पास होता था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे होता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमारे पास एक नई यूनिट आई यहाँ पे, ग्रेविटेशनल यूनिट। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैं चाह रही हूँ कि जी एक्सेलरेशन से, जो कि 9.8 होता है, इस एक्सेलरेशन से मूव करे, तो इसको कितना फोर्स देना पड़ेगा? बेसिक मतलब समझ आया? यस मैम। कि हमें वो फोर्स चाहिए जिससे कि भी ऑब्जेक्ट जी एक्सेलरेशन से मूव करने लग जाए। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पहले तो ये बताओ कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगी? 980। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 9.8 मीटर है तो 980 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें और मान लेते हैं मेरे को 1 kg मास, यूनिट मास है, इसको एक्सेलरेट करना है जी से। तो अगर मैं 1 kg इंटू जी ये फोर्स दूं तो इसका एक्सेलरेशन जी है ना? यस मैम। यस मैम। और मास इंटू जी क्या होता था? फोर्स। क्या होता था? वेट। वेट। मतलब अगर मैं
1 kg मास को अगर मैं 1 kg वेट जितना फोर्स दूं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी। तो ये हमारे पास मास की वैल्यू नहीं है, ये उस फोर्स की वैल्यू आ गई, जिससे हम एक 1 यूनिट मास में हम लोग कितना एक्सेलरेशन करवा सकते हैं, जी एक्सेलरेशन। इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 kg को बस वेट निकालने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ आई? यस मैम मैम। रिपीट करना एक बार। अच्छा अभी करती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास फोर्स मैंने लिख दिया, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मान लेते हैं 1 kg ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका एक्सेलरेशन जी हम चाह रहे थे, तो मेरे को 1 kg इंटू जी अमाउंट का फोर्स चाहिए, और मेरे को पता है मास इंटू जी तो हमारा वेट होता है। तो अगर वो 1 किलो का जो मास था उसका जो वेट था, अगर मैं उतना फोर्स उसे दे दूं तो जी एक्सेलरेशन मिलेगा। यस मैम। गुड, यस। यस मैम। ऐसे अगर मान लेते हैं मेरे पास 1 ग्राम मास है और उसको मैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन में यहाँ पे चाहती हूँ, तो ये मेरे पास फिर से यूनिट मास है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बस यूनिट चेंज होती है, ऐसा ही है। यस मैम। यस मैम। तो इसमें भी मेरे को क्या चाहिए, 1 ग्राम का अगर वेट जो मैं निकालूंगी, वो जो भी फोर्स आएगा अगर मैं वो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो उस 1 ग्राम मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा जी के बराबर। तो हमें यूज कैसे करना है, आपको क्वेश्चंस में ना ऐसे लिखा होगा 2 kgf, फोर्स की जगह ये बोला होगा इफ 2 kgf इज अप्लाइड, मतलब 2 kg जो मास है उससे जो फोर्स बनेगा। तो जब भी हमारे पास 2 kg का फोर्स बोला हुआ है मतलब 2 kg का वेट निकाल, तो हम बस 2 kg को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो जब हमारे पास 2 kg फोर्स है तो कभी भी उसको एफ की वैल्यू 2 न्यूटन मत करना, फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, सिर्फ मास दे रखा है तो हम जी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके फोर्स की निकाल सकते हैं। जब हमारे पास केजी में है तो 9.8 से करेंगे, ग्राम में है तो 980 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। तो इससे हमने क्या निकाला कि हमें कितना फोर्स चाहिए ताकि एक यूनिट मास में कितना एक्सेलरेशन हो, जी के बराबर, और ये हमने ग्रेविटेशनल यूनिट्स की टर्म में फोर्स निकाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? It is an effect of force acting on a body for short interval of time. बिल्कुल करेक्ट, जब हमारे पास फोर्स लगा और उसके कारण एक ऐसा इफेक्ट बनता है जो बहुत छोटी सी देर के लिए लगता है, उसको कहते हैं इम्पल्स। अब वो इफेक्ट बड़ा होता है छोटा होता है? मैम लार्ज होता है। वो बड़ा। मैम लार्ज। अब इसको समझते हैं कि फोर्स जो छोटे टाइम के लिए लग रहा था तो लार्ज इफेक्ट कैसे कर। मान लेते हैं आप लोग एक कार में हो और ये कार जाम में खड़ी है, और अब क्या हुआ, ये वाली कार Good तो evening, रुक ma'am. गई। गुड इवनिंग, ये वाली कार तो रुक गई और पीछे वाली कार ने इसको टक्कर मारी और यहाँ पूरे में जाम है। तो ये पहले भी जाम में थे और बाद में भी जाम में ही है, तो ये टक्कर ज्यादा देर के लिए हुई है कम देर के मैम थोड़े टाइम मैम के कम लिए। देर के लिए। थोड़े टाइम के लिए। लिए? जाम में तो फंस ही जाएगी ना, यस मैम। यस मैम। तो ज्यादा देर के लिए टक्कर होगी या थोड़ी देर के मैम थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। लिए? पक्का? अगर जाम में कोई दो गाड़ियों की टक्कर हो गई तो वो मूव नहीं कर सकती, वो टक्कर लग के बन चुकी है। कभी जाम में देखा है? ये यस खाली मैम। खाली रोड है सारे हिमाचल में। जब हमारे पास जाम लगा हुआ है जिसके पीछे भी गाड़ी है, इसके आगे भी गाड़ी है, ना ये मूव कर सकती है ना ये मूव कर सकती है, इनकी तो टक्कर हो चुकी है। जब तक ये आगे मूव करी वो पीछे वाली भी आगे खिसक गई थी, है ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। तो वो दोनों तो बहुत देर तक के लिए चिपकी रह गई। मैम। यस मैम। और ये जब उनका कोलिजन हुआ यहाँ पे तो वो बहुत टाइम के लिए हो रहा है, पर जाम में लगी हुई थी और हमारे पास बहुत देर के लिए कोलिजन हुआ, तो ज्यादा इसमें नुकसान होगा या फिर मेरे पास यहाँ पे खाली रोड से ये कार जा रही थी और इसके पीछे से एक कार आई
और 1 सेकंड में इसके साइड में से पूरा टच करके चली, तो किसमें ज्यादा नुकसान? मैम जो रुकी हुई होंगी कार होगी। योगी। आप लोगों ने कभी रियल लाइफ में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी ना, मूवीज भी नहीं देखी हैं? नो मैम। जब हमारे पास दो गाड़ियों की टक्कर होती है ना, तो एकदम से वो बहुत तेजी से अगर कोई गाड़ी आ रही है जो हल्की सी टक्कर करके गई है, तो उसके कारण ये पूरी गाड़ी घूम जाती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। पर अगर एक जाम में फंसी हुई गाड़ी, वो धीरे धीरे चल रही थी, वो टक्कर मारेगी तो हल्का सा बम्पर मुड़ जाएगा, बस गाड़ी घूम नहीं सकती, इतना चेंज नहीं होगा। इमेजिन कर सकते हो? यस मैम। यस मैम। तो इसमें हमारे पास बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहा था पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा था। आपको क्लियर नहीं हुआ तो इस एग्जाम्पल को भी छोड़। अब हमारे पास अगर इम्पल्स का फॉर्मूला देखें तो होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ये डेल्टा है या ये वाला डेल्टा है या डी है, इन सब का मतलब ही चेंज होता है। और चेंज निकालने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल वाली वैल्यू माइनस करते हैं। कि अगर मैं कह रही हूँ मेरा टाइम पहले 2 सेकंड था और बाद में 12 सेकंड हो गया, तो चेंज कितना है टाइम का? मैम 10 10 सेकेंड। 10 सेकंड है, ठीक है, -10 नहीं होगा, 10 सेकंड। अब हमें पता है फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, और उसी चेंज को मैं ऐसे लिख देती हूँ कि dp अपॉन dt, ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। अब क्या करते हैं, इस डेल्टा टी को लेफ्ट साइड लेकर, तो यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है, आप ध्यान से देखो, ये तो मेरे पास इम्पल्स का ही फॉर्मूला है। यस मैम। तो यहाँ से इम्पल्स का एक नया फॉर्मूला आया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करूंगी मैं चेंज इन मोमेंटम, तो उससे भी हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर हम यहाँ पे जो राइट साइड में ग्राफ बना हुआ है उसको देखें, तो पहले कुछ वैल्यू थी t1 और बाद में हो गई वैल्यू t2। अब एक छोटे से टाइम के बीच में अगर हम देखें, ये छोटा सा अमाउंट ऑफ टाइम चेंज हो रहा था, तो आप देखो कितना ज्यादा यहाँ पे ये जो फोर्स की वैल्यू है वो है, और इस पूरे से हम लोग इम्पल्स निकाल सकते हैं। छोटे से टाइम चेंज से हमें लार्ज फोर्स मिला यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम एक और तरीके से समझते हैं इम्पल्स का फॉर्मूला। हमारे पास होता है फोर्स इक्वल्स टू एम, और v माइनस यू इक्वल्स टू at होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। यस मैम। यस। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, तो हमारे पास आ गया मास इंटू v माइनस यू बाई टी। अब इस t को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं, तो यहाँ पे हो गई मेरे पास टर्म एफ टी, और राइट साइड में रह गया है एम वी माइनस एम यू। अब v और u क्या है? मैम फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल और मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, और Yes, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम। यस तो मैम। इस मेथड से भी हमारे पास इम्पल्स का सेम फॉर्मूला है। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब सोच के बताओ इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? MLT MLT -1 MLT -1 -1 एम एल टी -1। -1 मोमेंटम के जैसा ही है बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम ही था इम्पल्स। यस मैम। मैम। और इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर मीटर सेकंड पर सेकंड -1 मैम न्यूटन और सेकंड। हाँ, न्यूटन सेकंड। हमारे पास ये दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसकी एसआई यूनिट लिखने के लिए। अगर फोर्स वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो न्यूटन सेकंड, और मोमेंटम वाले से निकाल रहे हैं तो केजी मीटर पर सेकंड। दोनों लिख सकते हैं हम लोग, दोनों करेक्ट है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब अगर यहाँ पे मेरे पास फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है उससे स्लोप निकालू, तो स्लोप एफ बाई टी होता है या एफ इन टू टी होता है? एक्सप्लेन करना मतलब क्वेश्चन। मैं पूछ रही हूँ, ग्राफ है फोर्स और टाइम का,
और आपको बताना है स्लोप जो होता है वो फोर्स अपॉन टाइम होता है या फोर्स इनटू टाइम से निकाल सकते Force Force upon हैं? time. फोर्स अपॉन टाइम। और अगर मैं फोर्स इनटू टाइम करूं तो वो किस चीज से निकलता है? area. एरिया। करेक्ट। और फोर्स इनटू टाइम तो मेरे पास इम्पल्स ही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अगर मेरे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है और मैं उसका एरिया निकालूं तो हम इम्पल्स निकाल सकते हैं। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2, 2, 6, 8, 10 ये ऊपर वैल्यू है 10 यहाँ पे। अब आपको बताना है कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ जब टाइम चेंज हो रहा था 2 से 6 सेकेंड। ट्राई करो एक बार। 20. 20 वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो हमें यहाँ पे 2 से 6 सेकेंड तक देखना है तो उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1 is to sum of. बेस इनटू हाँ, हाइट। फिर base to height. यहाँ पे बेस क्या है? Ma'am. 2 to 6. 6 माइनस 2, इसके बी का है ना? Ma'am, 4. और 4. हाइट कितनी है? Ma'am. 10. 10. तो यहाँ से मेरे पास आ गया 20 न्यूटन सेकेंड और ये क्या है हमारे पास इम्पल्स आ गया। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो वैल्यू हम ग्राफ से पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ 2 सेकंड पे कितना फोर्स था, वो उस पर्टिकुलर टाइम का फोर्स दे सकता है। पर अगर मेरे को एवरेज फोर्स निकालना है तो पहले इम्पल्स कैलकुलेट करूंगी और उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो उससे मेरे पास एवरेज फोर्स आता है। जो हमारे ग्राफ से फोर्स की वैल्यू मिलती है वो हर पॉइंट की मिलती है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। मेरे को यहां से यहां तक का एवरेज नहीं पता चल सकता। उस एवरेज के लिए हम इम्पल्स से टाइम को डिवाइड करते हैं। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है इम्पल्स के तो वो समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, मान लेते हैं एक बॉल आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड से और उसका मास है 1 kg और एक क्रिकेटर इसे बॉल कैच करना चाह रहा है तो बाद में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? Ma'am, decrease. 0 हो जाएगी 0. कैच करने के बाद। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो फाइनल कौन सा और इनिशियल कौन सा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? Ma'am, initial 1 kg, final 0. इनिशियल 100 वाला और फाइनल 0 वाला। Yes, ma'am. 1. Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं डेल्टा पी तो वो -100 आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो हमें पता है जब एक बॉल को हम कैच कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका चेंज इन मोमेंटम इतना ही आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फिक्स है, उसकी 0 ही हुई है लास्ट में। और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इम्पल्स हो रहा था। तो अगर हमारे पास इम्पल्स कांस्टेंट हो जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे, तो फोर्स इनटू डेल्टा टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन डेल्टा टी या फिर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टाइम। जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उतना कम फोर्स लग रहा है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा। तो जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उतना कम फोर्स लग रहा है और जितना कम टाइम लग रहा है उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. अब जैसे यहाँ पे क्रिकेटर का केस है, अब उसे ये 100 मीटर वाली पर सेकेंड वाली स्पीड को 0 करना था। अब दो तरीके, एक तो वो यहाँ पे 0 कर ले 1 सेकेंड में कैच करके, एक वो इस बॉल को पकड़ता 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 यहाँ तक ले आए और 10 सेकेंड में जाके उसकी वेलोसिटी 0 कर। वो तो दोनों ही केस में 0 रही है, पर यहाँ पे क्या किया उसने, टाइम को बढ़ा दिया जिससे उसके हाथ पे जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा।
ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि मोर इज द टाइम, लेसर इज द फोर्स। 4. अब नीचे यहाँ पे गाड़ी की टक्कर हो गई बहुत देर से, इस गाड़ी में क्या खुल रहा है? मैम बम्पर, सॉरी, उस आगे वाला जो मतलब नहीं, यहाँ पे कहाँ पे? ये जहाँ पे वो रेड मार्क है, कहीं कार में क्या होता है जिससे हमारी प्रोटेक्शन होती है? मैम वो हाँ, सीट क्या? बेल्ट। मैम सीट बेल्ट। किसी के भाई नहीं है यहाँ पे? भाई नहीं है किसी का यहाँ पे? मैम है। मैम है। तो भाई लोग गाड़ियों के बारे में वीडियोस देखते रहते हैं, उन्हें तो पता होता है ये। यस मैम। एयर बैग नहीं होता है ये, यस मैम। भूल गए सब लोग। यस मैम। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस कार में एयर बैग लगा। अब एयर बैग क्या करता है, हमें पता है, जो गाड़ी आ रही थी 100 की, मान लेते 50 की स्पीड से आ रही थी, और बाद में इस आदमी की टक्कर हुई तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो उस आदमी की डायरेक्ट टक्कर हो रही है इससे, कि 1 सेकंड के अंदर टक्कर हो। पर दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर बैग खुल गया, तो अब ये जब टक्कर करने जाएगा तो ये बैग के अंदर पिचकता जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी लिमिट पहुंच जाएगी और फिर रुकेगा। तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है 0 स्पीड पे, पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। वो टाइम बहुत छोटा ही होता है, पर कुछ ना कुछ टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे या फिर यहाँ पे जो आदमी है उसके ऊपर फोर्स कम लगता है और उसको कम चोट। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। इसको समझने के लिए एक और तरीका लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास बॉल है और यहाँ पे आप खड़े हो, मान लेते हैं आपको कोई पीछे से पुश कर दे, आप सीधा जाके दीवार पे गिरोगे, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? अब यहाँ पे आप खड़े हो फिर से, पर यहाँ एक बलून लगा, तो अब कोई आपको पुश करेगा तो बलून थोड़ा स्क्वीज होता है पहले, तो जग जाता है। यस मैम। तो वो आपको रोक देगा कि वो आप 1 सेकंड में नहीं दीवार पर टक्कर मार पा रहे हो। अब आपको कुछ टाइम लग रहा है, जिससे आपकी स्पीड धीरे धीरे वापस 0 पे आ। तो इस केस में टाइम बढ़ने से जो आपके फेस पे फोर्स लग रहा था वो कम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो ध्यान रखना, जब हमें पता है कोई चीज स्टार्टिंग में इस वेलोसिटी से आ रही है और फाइनली रेस्ट पे जानी है, तो उस केस में हमारे पास अगर हम टाइम इंक्रीज कर दें तो जो फोर्स लगना है वो कम हो जाए। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. नो मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, a golfer hits a ball of mass 45 gram at speed 40 meter per second. The golf club is in contact with the ball for 3 seconds. Compute the average force applied by the club on the ball. यहाँ पे हमारे पास एक गोल्फ स्टिक है जिनको इन्होंने गोल्फ क्लब बोला, और हमने इस गोल्फ स्टिक से बॉल को मारा, और ये जो बॉल है उसका मास है 45 ग्राम। जब मारा नहीं था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 0 और फाइनल 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर सेकेंड। फिर यहाँ पे जो लाइन है उसका मतलब क्या? बैट बॉल खेला है सबने? क्रिकेट Yes, खेला है? यस मैम। यस मैम। तो जब आप बॉल को हिट करना चाहते हो, आप क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी यहाँ से बॉल बैट को हल्का सा टच करा और बॉल मूव करने लगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, बैट को थोड़ा आगे तक लेके जाते हैं ऐसे बॉल के साथ, Yes, यस ma'am. मैम। उसके बाद जाके बॉल मूव करने लगती है। तो यहाँ पे जितनी देर तक हमने बैट और बॉल को चिपकाए रखा, फोर्स लगाए रखा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 3 सेकेंड।
ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. ये 3 सेकेंड तक इन्हीं दोनों कांटेक्ट में थे, उसके बाद जाके बॉल चलने लग गई, उड़ने लग गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट दे रखा है 3 सेकेंड। अब हमें बताना है एवरेज फोर्स। तो मैंने कहा था एवरेज फोर्स आप इम्पल्स से निकालो, इम्पल्स अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे ही बोला था। Yes, ma'am. अब चेंज इन टाइम तो हमारे पास पता है, हमें 3 है। इम्पल्स कैसे निकाल सकते हैं? मैम क्या फॉर्मूला इम्पल्स का? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और करेक्ट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और मोमेंटम होता है हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी। पर अब एक चीज ध्यान रखनी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मतलब एसआई सिस्टम में है, पर मास यहाँ पे ग्राम में। तो ग्राम से केजी में करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? मैम 980 0.045 kg. 0.045 kg। करेक्ट, 0.045 केजी। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए मास तो चलो दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है? मैम 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 0। 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. यस मैम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो सब लोग, क्या आ रही है? मैम 600 600 आ रही है। यस मैम डेसिमल लगाना भूल गए? मैम 0.6 0 0.6 करेक्ट। और इसकी यूनिट क्या होगी? मैम मीटर पर सेकेंड न्यूटन। न्यूटन सेकंड हम फोर्स निकाल रहे थे ना, Yes, ma'am. तो न्यूटन हो गई यूनिट। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। नो मैम। No, ma'am. फिर हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच चेंजेस विथ टाइम। एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो टाइम के साथ बदल रहा है, और हमारे पास यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ है, और हमें बताना है इम्पल्स की वैल्यू इन टाइम पाई सेकेंड। जब 0 से पाई सेकेंड हुई तब इम्पल्स की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो बाई एक्सिस पे बना हुआ है वो है फोर्स, और उसकी वैल्यू 100 sin t है। अगर सिर्फ नंबर की फॉर्म में होती तो हम डायरेक्टली ग्राफ से निकाल सकते थे एरिया, पर यहाँ पे हम डायरेक्टली सेमी सर्कल का एरिया नहीं निकालेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जो वाई एक्सिस पे बना हुआ होता था उसका इंटीग्रेशन करते थे और एक्स वाली चीज चेंज होती थी, तो हमें एरिया मिलता था। याद आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे वाई एक्सिस में फोर्स है और चेंज क्या हो रहा है? मैम टाइम टाइम टाइम। और टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है? मैम 0 से पाई। मैम 0 टू पाई। 0 to पाई। और फोर्स की भी वैल्यू पता है मेरे को, 100 sin t dt, और यहाँ पे 0 से पाई, यही है। Yes, ma'am. यस मैम। अब साइन का इंटीग्रेशन मैम कोस Ma'am, cos. माइनस कॉस, Yeah, I know. और यहाँ पे लिमिट लग गई 0 से पाई। ये माइनस मैंने बाहर लिया है कॉमन। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं तो पहले अपर वाली लग गई पॉजिटिव, माइनस करके लोअर वाली, ऐसी होगा। यस मैम Yes, ma'am. अब इसकी वैल्यू कोई बता सकता है जो मैं अंडरलाइन किया अभी? क्या तमन्ना?
की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। कॉस पाई की क्या वैल्यू होती है? मैम मैम पाई की वैल्यू कॉस मैम 180, मैम 0। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। यस मैम। और कॉस 0 की मैम 1 1 तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? -2 -2, बिल्कुल -1 और बाहर ये 100 था, तो ये अंदर बच गया माइनस माइनस प्लस और -2, यही आएगा। यस मैम। यस मैम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 200 आ गया, और हम यहाँ पे इम्पल्स कैलकुलेट करे थे, तो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन सेकंड। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम मैम ऊपर जो इंटीग्रेशन अंडर साइन टी मैम ये dt टी का कहाँ गया? dt कहाँ गया? देखो dt जब तक ही लगता है जब तक हमने इंटीग्रेशन ना कराओ। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना, हाँ, तो Yes, ma'am. dt गायब हो जाता है। उसका इतना ही काम होता है dt का, चाहे डेरिवेटिव में हो या इंटीग्रेशन में, वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक बार जैसे हमने किया वो गायब हो जाता Yes, ma'am. है। और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया न्यूटन का थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ क्या कहता है? कितने फोर्स होने चाहिए? मैम मैम 2 फोर्सेस होनी चाहिए। पेयर में। To every action there is an equal and opposite reaction. Equal का मतलब same size, और opposite का मतलब अगर हम राइट में लगा रहे हैं तो तो उसको लेफ्ट में। ऑपोजिट लेफ्ट में लगी। कि हम राइट में लगा रहे हैं तो लेफ्ट में लगे। और इसको हम लिखना Yes, समझिए ma'am. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स वेक्टर जो ए बी पे लगा रहा है वो इक्वल है किसके? उस फोर्स के जो बी ए पे लगा रहा है, और ये बीच में माइनस आ गया जो क्या बता रहा है? मैम ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। मतलब फोर्स exerted by A on B equals to force exerted by B on। ओ बी ऑन ए। आप कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पे जो नीचे हो रहा है? मैम कहाँ पे? फर्स्ट ये में जो फर्स्ट ड्राइंग है जिसमें आदमी कूद रहा है, मैम जो बोट है कि वो दूसरी साइड में जा रही है, बट जब उस पर्सन ने जंप किया तो वो उसी ब्रिज पे मतलब आके Ma'am, खड़ा हो first या गया। second? उसकी मतलब सेम ही मैम जो कूदा मैम वो जब आगे की हम तरफ तो और जा रहा है ना मैम एक्शन में, और रिएक्शन में बोट मैम जब हम Yes, एक्शन ma'am. करें तो बोट रिएक्शन करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरे को सबका सुनाई दिया, सब लोग इकट्ठा बोलने लग गए। यहाँ पे आप लोग यही कह रहे हो कि जब ये आदमी एक्शन कर रहा था आगे की तरफ तो बोट रिएक्शन दे रही है। यस मैम। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बोट पे? ये आदमी आगे की तरफ जा रहा था और एक फोर्स एक्सर्ट करा इसने इस बोट पे ताकि कूद के आगे पहुंच जाए। जैसे अगर हमें एक पॉइंट से दूसरी जगह जंप करना होता है तो पहले हम थोड़ा सा बेंड होते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फिर आगे कूदते हैं। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही इस आदमी ने आगे की तरफ जाना था, उसके लिए एक फोर्स प्रोड्यूस करा ताकि वो आगे की तरफ एक्शन ले सके, और बदले में अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा। तो अगर एक चीज आगे जा रही है तो ये बोट उसी फोर्स से पीछे की तरफ पुश होती Yes, है। ma'am. तो ये तो एक्शन हो गया, और ये जो बोट का पीछे जाने वाला था वो रिएक्शन हो गया। इसीलिए जब हमारे पास जब जो किनारे पे आ जाते हैं और बोट से उतरना होता है तो बोट को एक जगह पहले बांधा जाता है फिर उतारा जाता है आप लोगों को। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उतरोगे तो हर बार बोट पीछे जाएगी, अब वो ज्यादा पीछे चली गई तो हमें उतर के पकड़ के लाना पड़ता है। पर अगर हमने बांध रखा है तो वो एक हल्के दूर तक ही पीछे जा सकती है, उसके बाद ये रस्सी खींच लेगी उसे, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। इसीलिए बोट में से सिर्फ तभी उतरना चाहिए जब बोट बंधी दी हो, वरना आप यहाँ पे हो सकता है कूदते कूदते आप ही नीचे गिर जाओ, बोट जितना पीछे चली। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्शन रिएक्शन पेयर के, ध्यान से सुनना। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। मैम एक साथ। एक साथ मतलब अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर रही हूँ तो उसी टाइम पे यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक्शन आज करा और रिएक्शन कल मिल रहा है या आधे घंटे बाद में, उसी साथ में टुगेदर। ये क्लियर है सबको? यस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर एक चीज राइट में लग रही है तो रिएक्शन लेफ्ट में ही लगेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि दोनों के दोनों सेम तरफ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट अलोंग द सेम लाइन। तो इसको ध्यान से समझना। हम लाइन इसको कहते हैं कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर इस लाइन के अलोंग मैं कहीं फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, तो मेरे को रिएक्शन इसी लाइन पे मिलेगा। उससे मतलब नहीं यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, पर मिलेगा सेम लाइन पे। ये समझ आया सबको? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ तो रिएक्शन ऐसे ऊपर मिल रहा है, नहीं, ये गलत हो जाए। हमें रिएक्शन इसी लाइन पे मिलेगा, आगे पीछे उससे बात नहीं चल रही है, पर सेम लाइन पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पे बॉल और ये बॉक्स रखा, तो ये बॉल तो बॉक्स पे फोर्स लगा रही है, पर जो बॉक्स है वो बॉल पे लगा। तो एक्शन बॉक्स पे हो रहा था पर रिएक्शन बॉल पे हो रहा है। बॉल पे हो रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन का ही रिएक्शन मिलेगा। और जो नेचर होता है वो सेम होता है, कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं या फिर बेसिकली हम एक चीज को खींच रहे हैं, जो रिएक्शन मिलेगा वो भी हमें खींचेगा। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हो आपको मिल रहा है न्यूक्लियर। हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है और दोनों का नेचर भी सेम। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बॉल है और आप यहाँ पे खड़े हो, इसको पुश कर रहे हो आप 6 न्यूटन से, तो आपको कितना रिएक्शन मिलेगा? मैम उतना ही वापस आएगा। 6 न्यूटन। मैम उतना ही 6 न्यूटन ही मिलेगा। और -6 हो जाएगा वो। यस मैम। अब अगर Yes, ma'am. आपका कोई फ्रेंड और आ जाए यहाँ पे और वो लगा रहा है 5 न्यूटन आपके साथ, तो अब कितना रिएक्शन मिलेगा? मैम 11 -11 न्यूटन। अब ये पॉइंट को समझते हैं एक्ट अलोंग द सेम लाइन। मान लेते आप इधर फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन का, और आपको वॉल पे से रिएक्शन यहाँ मिलता, तो क्या होगा? मैम रिपीट करना। मैं कह रही हूँ आप फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन के अलावा, और जो दीवार रिएक्शन दे रही थी वो आपको ऊपर से दे रही है, फिर क्या होगा? वो वापिस आ मैम जाएंगे। फिर सेम लाइन में नहीं होगा। सेम लाइन में नहीं होगा और ये दीवार टूट के आपके सर पे गिर जाएगी। यस मैम। नो। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो रिएक्शन की जगह ही बदल गई। इसीलिए जब भी हम एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे वो सेम लाइन पे बनाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इन 5 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। नो मैम। नो मैम। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है थर्ड लॉ का, कि अगर हमें रिएक्शन नहीं मिलता, जैसे हम लोग यहाँ पे इस फ्लोर पे खड़े, तो हमारा कुछ ना कुछ तो वेट है जो डाउनवर्ड लग रहा है, वो तो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, mg। यस और मैम। अगर हमें रिएक्शन नहीं मिलता तो इस वेट के कारण तो ये धरती यहाँ से तो जो भी चीज है वो टूट जाएगी ना, कि हम दम लगा रहे हैं उसमें। यस यस मैम। पर होता क्या है, हमें जहां से हमने वेट लगाया हमें उसी पॉइंट से उतना ही रिएक्शन मिली, जिसके कारण क्या हुआ, इस पॉइंट पे जितना डाउनवर्ड था उतना अपवर्ड हो गया और ये बैलेंस होके यहाँ पे अर्थ टूटती नहीं है और हम अर्थ के अंदर नहीं धंसते। ये बात समझ आई सबको? यस। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास ये चेयर पे बैठने पर देखो सब, अगर हमें रिएक्शन नहीं मिलता तो ये चेयर हमारे वेट के कारण टूट जाएगी।
पर एक्चुअली में क्या होता है, ये जो चेयर है इसके जो चारों पैर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो वो टोटल मिलके हमें एक ऊपर की तरफ रिएक्शन देते हैं और हम क्या है डाउनवर्ड वेट लगाते हैं जिसके कारण ये चेयर नहीं टूटती है। ये समझ आया सबको? Yes. यस मैम। यस अब मैम। देखो ये चेयर बहुत पुरानी हो गई और आप इसके पर वेट लगा रहे हो तो रिएक्शन तो तब भी मिल रहा है, पर ये चेयर इस फोर्स को नहीं झेल पा रही। ये समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर रिएक्शन हमें नहीं मिलता तो कितनी सारी चीजें थी वो पॉसिबल ही नहीं। तो हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ लिए एक बार। फर्स्ट लॉ हमें फोर्स की डेफिनेशन दे सकता है। क्या होती है फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ के हिसाब से? मैम इट इज द फॉर्म ऑफ Push पुल। ऑफ इनर्शिया। force act on the body. फिर से बोलो नेहा। Ma'am, the body can't move. The body can't change its state When it is in the state of rest. और विवेक यूनिफॉर्म बोलो। मोशन में मैम वाई कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती, वो बोला। बॉडी एट रेस्ट मैम a body at rest or uniform motion will continue to be rest or uniform motion until and unless a net external force acts on it. ये तो आप मेरे को लॉ की स्टेटमेंट बता रहे हो, मैं पूछ रही हूँ फोर्स क्या होता है? मैम It is the form of push and pull. पुल और पुश। के टर्म्स में नहीं बता रहे, फर्स्ट लॉ की मदद से ही बता रहे। मैम जो अपनी स्टेट Quality और यूनिफॉर्म aspect of force. मैम जो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ये तो आप फिर से लॉ बता रहे। फोर्स एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। Yes, ma'am. मैं आपसे लॉ की स्टेटमेंट नहीं पूछी थी, आप ये बता रही थी कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पे रेस्ट करेगा, मोशन पे मोशन करेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मतलब फोर्स को अगर डिफाइन करना है तो फोर्स वो चीज है जिससे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। और सेकेंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला देता था, कौन से दो फॉर्मूले आए थे? एफ ए इज इक्वल टू एम F equals to ma और F equals to dt dt अपॉन dt। अब हमारे पास थर्ड लॉ कहता था कि जो फोर्सेस हैं वो पेयर में होंगी, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं। अब इन तीनों में से एक लॉ है जो मेन होता है, कौन सा है? मैम सेकंड मैम Second. सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों होता है सेकेंड लॉ मेन? Second law से हम first भी prove कर सकते हैं, second, third भी. Ma'am, second law is also called as a real law. करेक्ट, सेकेंड लॉ को हम लोग रियल लॉ भी कहते हैं। अब वो समझते हैं कि इससे प्रूव कैसे करें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। अगर मेरे पास F एक्सटर्नल ही 0 है, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम 0 हो गया। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मोमेंटम का चेंज मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू मास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब किसी ऑब्जेक्ट का मास तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब dv बाई dt 0 है। यस मैम। Yes, ma'am. और अगर उसकी वेलोसिटी नहीं बदलती है, मतलब Yes, वो ma'am. रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, और 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था तो 10 से ही मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ से हमने प्रूव करा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट यस मैम। नहीं होती, द स्टेट डज नॉट चेंज। चेंज। अब अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो मान लेते हैं मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और ए ऑब्जेक्ट बी वाले पे तो फोर्स लगा रहा है, तो उससे किसका मोमेंटम चेंज होगा? मैम ए लगा रहा है बी पे, मैम बी वाले का। B का. बी वाले। बी का। ऐसे ही जब बी मैम ए B पे का। लगा रहा है
मैम ए का एक। तो ए का। ये समझ आ ए का। यस यस मैम मैम। यस मैम। यस मैम। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं ऐड कर दूं तो आएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू, अब चेंज ऑफ मोमेंटम ही था दोनों साइड, तो मैंने यहाँ पे टोटल मोमेंटम के लिए दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर मैं कुछ सिचुएशन लूं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, कि इनके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो होना था। यस यस मैम यस मैम। और चेंज इन मोमेंटम इनके सब के यस मैम। बराबर था, एफ ई बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो। यस मैम यस मैम। तो यहाँ से आ गया मेरे पास एफ बी ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। बी ए जितना फोर्स माइनस ए ऑफ बी बी पे ए। लगाना था उतना ही बी ए पे लगा है, और अपोजिट डायरेक्शन। और ये किससे प्रूव किया हमने? सेकंड वाले। सेकंड लॉ क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। हाउ आर वी एबल टू वर्क इफ अर्थ एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन एवरीबॉडी? डज दिस मीन न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फ्लॉड? यस कि हम मैम। कैसे चल पाते हैं जब हर ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रिएक्ट करता है? यस मैम। बताओ, क्या न्यूटन के थर्ड लॉ गलत है? नो मैम, क्वेश्चन कर दो। गलत तो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम चल कैसे पाते हैं जब हम जितना फोर्स नीचे लगा रहे हैं उतना में रिएक्शन मिल रहा है? क्या न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया यहाँ? मैम नो मैम, यस क्योंकि जब हम आगे को मूव करते हैं तो जो हमारा अर्थ है वो पीछे को रिएक्शन देती है। ठीक है, कम कुछ सही है, थोड़ा सा वर्डिंग पे है। प्रीति ये कहना चाह रही है कि जब हम लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो हम अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं। नो मैम हाँ यस मैम। प्रीति यही कह रहे हो? यस मैम। यस मैम। हमें अर्थ रिएक्शन पीछे नहीं देती है, हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं आगे की तरफ जाने। जैसे अभी भी आप इमेजिन करो, चलने की कोशिश करो, तो आपके पास क्या होगा? आप जहां पे भी हो आप पैर को पहले पीछे की तरफ पुश करोगे, मतलब पीछे की तरफ। जैसे अगर ये अर्थ है तो आप ऐसे दम लगाओगे कि एक तरीके से आप अर्थ को पीछे भेजना चाह रहे हो, धकेल रहे हो उसे। ऐसे हो रहा है? यस मैम। यस मैम। और जब हमने यहाँ पे कुछ फोर्स लगाया है तो इसके बदले में हमें यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है आप। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया, और यहाँ यस पर मैम। हमारे पास आप खड़े हो तो आपका डाउनवर्ड वेट होगा mg, डाउनवर्ड वेट होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस और मैं मैम पार्ट को दो पार्ट्स में तोड़ूं तो एक ऊपर चला जाएगा और एक साइड। साइड वाला हो गया आर कॉस थीटा, और ऊपर वाला आर मैम साइन साइन आर थीटा साइन थीटा। आर साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा इस mg को बैलेंस कर देगा, पर ये जो आर कॉस थीटा बचा हमारे पास, इसके बैलेंस करने के लिए पीछे कुछ भी नहीं, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है जिसके कारण हम आगे मूव कर पाते। तो न्यूटन का थर्ड लॉ गलत नहीं है, हमने यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन ही यूज कर, पर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट रह गया जिसके कारण हम आगे की तरफ जा पाए। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे है व्हाई वी डोंट गेट हर्ट व्हाइल फॉलिंग ऑन अ मैट्रेस। कि मैट्रेस पे जब हम गिरते हैं गद्दे पे तो हमें चोट क्यों नहीं लगती है? मैम क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है। करेक्ट, हमारे पास जो गद्दा है वो थोड़ा पिचक जाता है, तो हम डायरेक्ट नहीं गिरते हैं, हम थोड़ी देर के बाद जाके रुकते हैं। तो टाइम इंक्रीजेस तो फोर्स डिक्रीज। फिर नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज जीरो नेट फोर्स देन डज इट मीन इट हैज जीरो मास? कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जीरो लग रहा है तो क्या इसका मतलब उसका मास जीरो है? नो मैम। नो मैम। वेलोसिटी जीरो है। उसकी वेलोसिटी कम है। जीरो की वेलोसिटी। मैम एक्सेलरेशन। करेक्ट, एक्सेलरेशन जीरो है। हमारे पास वेलोसिटी तो कुछ हो सकती है कांस्टेंट, पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स जीरो है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मास जीरो या एक्सेलरेशन जीरो। अगर पर हमें पता है किसी भी चीज का मास जीरो नहीं हो सकता,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। कभी भी इसको ये मत समझना कि वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब है वेलोसिटी का चेंज जीरो है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. विवेक आप कुछ पूछ सोनिया, हाँ सोनिया नाम है ना आपका, आप कुछ पूछ रहे थे? नो मैम, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो बोला है जीरो नेट फोर्स, बोला हुआ है ऑलरेडी। यस मैम। नेट फोर्स तो तभी, जीरो नेट फोर्स तो तभी हो जितना यहाँ पे लग रहा है उतना यहाँ से लग रहा है। पर अगर मैं ये समझ रही हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब फोर्स तो टोटल जीरो आएगा है, तो क्या उसका मतलब मास जीरो, ये पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि जीरो नेट फोर्स कब एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ये पूछा क्या उसका मतलब ये है कि उसके में मास नहीं। क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर है सोनिया? यस मैम। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ अ बर्ड बाय पुशिंग द एयर डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। कि जो एक बर्ड जब Ma'am, third law applies. करेक्ट थर्ड लॉ। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं बटरफ्लाई, और ये बटरफ्लाई डाउनवर्ड फोर्स लगाती है पहले, Yes, ma'am. यस With मैम। ये the अपने विंग्स को, पंखों को ऐसे नीचे की तरफ करती है, और Yes, उसके ma'am. बदले में क्या हो रहा है, एक हमें अपोजिट रिएक्शन मिला ऐसे। Yes, ma'am. यस अब मैम। क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐसे बन रहे हैं बिल्कुल जैसे दो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे बीच में बनता था। Yes, यस ma'am. मैम। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे सेंटर में से और ऊपर की तरफ लगेगा। इस रिजल्टेंट के कारण ही जो है वो बर्ड ऊपर उड़ पाएंगे। करेक्ट। ये हमारे दोनों एक्शन पेयर थे और ये दोनों रिएक्शन थे, और इन रिएक्शन के बदले ये हमें रिजल्टेंट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल का मतलब मैम जो हम खुद बाहरी लगाते फोर्स। खुद लगाते हैं। इंटरनल मतलब अंदरली, एक्सटर्नल मैम बाहरी फोर्स। करेक्ट, इंटरनल मतलब अंदर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। अब यहाँ पे बोला है क्या रिएक्शन पेयर एक सिस्टम के अंदर हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, कि हो सकता है कि अंदर से कुछ रिएक्शंस मिल रहे हैं, पर जब अगर अंदर से लगेगा तो हम उसे इंटरनल फोर्स बोलेंगे, और अगर वो रिएक्शन या एक्शन फोर्स बाहर से लग रहा है तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। अब इंटरनल एक्सटर्नल समझ, मान लेते हैं आपके रूम की बात कर रहे हैं कि ये मेरा सिस्टम, और इस सिस्टम में अब आप हो इस रूम में, आप तो आप और आपकी मम्मी इस रूम के बाहर है, तो आप इंटरनल हो और आपकी मम्मी एक्सटर्नल। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर हम पूरे घर को ही यस मैम। सिस्टम ले ले तो आप भी इंटरनल में हो और आपकी मम्मी भी इंटरनल में है, पर कोई अगर आपका फ्रेंड बाहर से जा रहा है तो वो एक्सटर्नल है। ऐसे हो रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। अब मान लेते हैं कि आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट ही एक सिस्टम बन गया है, तो उसमें आप, आपकी मम्मी, यस आपका मैम। एक फ्रेंड और उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सब इंटरनल है, और उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाती जैसी कोई है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो इंटरनल एक्सटर्नल इस पे डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम क्या है। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। बाहर का कोई अनदर पर्सन एक्सटर्नल है। हाँ, बाहर का कोई अदर पर्सन एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हमने एक सिस्टम को बनाया, डब्बे से बना रखा है पूरा एक सिस्टम, और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑरेंज बॉक्स और एक ब्लू बॉक्स। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो ये ऑरेंज वाला इस ब्लू वाले पे फोर्स लगा रहा था N2, और ये ब्लू वाला ने उसी लाइन के अलॉन्ग और सेम अमाउंट का रिएक्शन दिया। दोनों एक्शन रिएक्शन बन गए यहाँ पे, Yes, ma'am. यस मैम। पर ये दोनों के दोनों अब इस सिस्टम के अंदर ही लग रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, इंटरनल। अब क्या करते हैं, एक नया सिस्टम ले, जो जिसमें मेरे पास ये बॉक्स है बस एक सिस्टम, तो इसमें ऑरेंज वाला इस N2 पे फोर्स लगा रहा है, पर ये N2 सिस्टम के बाहर है और ये N2 वाला इसके अंदर फोर्स लगा है। ऐसे ही हो रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम।
तो इस केस में ये जो N1 फोर्स लग रहा था इस डब्बे पे, वो बाहर से लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को एक बॉक्स में डाल दूं, और अब मैं आपसे पूछूं ये आदमी कहाँ से फोर्स लगा रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली? एक्सटर्नल। मैम एक्सटर्नल एक्सटर्नल। लगा रहा है क्योंकि बाहर आ गया सिस्टम के। अब अगर ये भी सिस्टम में आ जाए मैम इंटरनल हो जाएगा तो इंटरनल लगा रहा है। सिस्टम समझ आया? इंटरनल एक्सटर्नल कैसे समझ रहे हैं? यस मैम फिर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हमें उसे अलग करना है, सबसे अलग। क्या मतलब है? जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे तीन चार ऑब्जेक्ट्स है और इन चारों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो हमें क्या करना है, एक एक करके इनको सबको ले, पहले फर्स्ट को ले लेंगे अलग से, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ। अब इनको अलग से लेके करना क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं तो हमें ये देखना है इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन से कहीं से भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे बना। ये हल्का सा समझ आया इतना? यस यस मैम। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके ऊपर सारे फोर्स बनाएंगे। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए करें। फिर हमें देखना है मैक्सिमम फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है। जैसे अगर हम देखें कि मैक्सिमम फोर्स अगर इस वाली में और इस वाली में लगता है, मैंने यहाँ बहुत सारे डैश फोर्स, तो हम लोग एक्सिस ऐसी रखें। पर अगर मेरे पास मैक्सिमम फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे आ गया, एक फोर्स ऐसे आ गया, तो मैं इस केस में अपनी एक्सिस को ऐसे रखूं, एक्स और वाई। तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्सेस है उसमें हमें एक्सिस रखनी है, ताकि रिजॉल्व जो करने होते हैं कंपोनेंट्स वो कम से कम करने होते। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब एक फोर्स हमेशा लगेगा, Yes, वो ma'am. है वेट। और वेट हमेशा सरफेस से नीचे की तरफ लगता है, mg। ये हमेशा ध्यान रखो। और वर्टिकल डायरेक्शन में लगे, उससे मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट टेढ़ा रखा है, ऐसे रखा है, कहीं भी रखा, हर केस में वेट ऐसे नीचे की तरफ लगता है। और हमें जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके लिए एक नीचे सरफेस होना बहुत जरूरी है, कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और मैं देख रही हूँ कि इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा या नहीं, तो वो तभी मिलेगा जब यहाँ पे कोई सरफेस। कितना समझ आया? Yes, यस मैम। और नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो परपेंडिकुलर लगता है। किसके परपेंडिकुलर? जो भी सरफेस है। जैसे अगर यहाँ पे रखा है मैंने, तो इसके सरफेस से देखेंगे 90 डिग्री। यस मैम अगर टेढ़ा रखा हुआ है तो फिर से 90 डिग्री पे ही लगेगा। और दोनों केस में जो वेट था वो तो डाउनवर्ड ही लगा। समझ आया ये सबको? yes, यस। तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि एक्सेस कहाँ लेनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो बता दो। नो मैम। अच्छा, एक और चीज बताना चाहती हूँ मैं। अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉल रखी है और यहाँ पे एक बैट रखा है बहुत दूर, तो क्या ये बैट इस बॉल पे फोर्स लगा सकता है? नो मैम। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे और सिस्टम कंसिडर करेंगे, तो वही चीजें लेंगे जो इसको अफेक्ट कर सकती है। कि अगर इसके पास कोई बॉल रखी होती तो भाई वो इस पे फोर्स लगाएगी कुछ ना कुछ। पर ये जो बैट इतना दूर रखा है उससे क्या मतलब है, वो तो साइड में रखा, तो उसको हम नहीं लेंगे। ये क्लियर है सबको? yes, यस तो अभी और कोई डाउट है किसी को तो वो पूछ सकता है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। no. ओके, थैंक यू देन एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you. बाय मैम। गुड बाय नाइट बाय, मैम। गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट।